वेलकम बैक एवरीवन। फिर से एक बार आपका स्वागत है प्लस माइनस में। पिछली क्लास में हमने बात करी थी नेचुरल नंबर्स की, वोल नंबर्स की, और उस पर सम बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस हमने लगा के देखे थे। कौन कौन से उस पर वैलिड हो रहे हैं, कौन कौन से उस पर नहीं वैलिड हो रहे। तो हमने उस पर नोटिस किया था कि जब हमने वोल नंबर लिए तो उस पे एडिशन वैलिड हो गया था, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं हुआ था, मल्टीप्लिकेशन हो गया था, डिवीजन नहीं हो पाया था। तो इसलिए हमें वोल नंबर से भी आगे हमारा नंबर सिस्टम पूरा एक्सपेंड करने की हमें जरूरत पड़ी। तो उसके आगे अब हम देखते हैं वोल नंबर से आगे। वोल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो एक बार हम देखें इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है। इंटीजर्स इंटीजर्स की हम डेफिनेशन अगर लिखें तो ये होगा सेट ऑफ नंबर combining positive counting numbers zero and negative counting numbers। तो हमारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? वही 1 2 3 इंफिनिटी तक। फिर हमारा जीरो आ गया, तो इन दोनों को हम मिला के कह देते थे वोल नंबर, है ना। अब हमारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे? माइनस इंफिनिटी, -4, -3, -2, -1। यहां से यहां तक इन जीरो भी मिला लिया हमने काउंटिंग नंबर्स में, तो हमने बोला वोल नंबर्स। अब हमने सब मिला लिया, इन तीनों को मिला लिया, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ये हमारे हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? इंटीजर्स को क्लासिफाई करने के लिए पास हमारा एक ही तरीका होता है, इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स। इवन ऑड तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं क्या होते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इसको हमने कैसे क्लासिफाई करा? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, चलो पहले इवन नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 2। और अब ऑड नंबर्स इसी तरीके से, ऑड नंबर्स दोज नंबर्स which are not divisible by 2। तो अब इन दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे एक चीज बताओ कि जीरो हमारा ऑड होगा या इवन होगा? जीरो हमारा ऑड होगा या इवन? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जीरो हमारा ऑड में काउंट करें या फिर जीरो को हम इवन में काउंट करें। तो मैं आपको बताऊं, जीरो इवन होगा। जीरो हमारा जीरो इज इवन नंबर।
कैसे होगा ये जीरो इवन नंबर, उसको अभी हम 2 मिनट में बताते हैं। तो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2n यूज करते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स वो होते हैं, इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ये बात। तो इनको डिनोट करने के लिए हमने टर्म बना ली है 2n। 2n हम इवन नंबर्स को डिनोट करने के लिए बने, टू डिनोट इवन नंबर्स। ऐसे ही ऑड नंबर्स को डिनोट करने के लिए 2n+1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो n की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो हमने n की वैल्यू 0 रखी, तो 2 इंटू 0+1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑड होता है हमारा 1। फिर ऐसे ही हमने n की वैल्यू रख दी 1 रख दी, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 3, ये भी हमारा ऑड होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो 1 रखी हमने n की वैल्यू, तो 2n ये हो जाएगा 2 1, 2 हमारा इवन नंबर्स होता है, इवन नंबर होता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि 0 ऑड होता है या इवन, उसको मैं प्रूव करके बताता हूं आपको कि 0 इवन नंबर कैसे होता है। तो देखो इवन नंबर के लिए हमें क्या जरूरत होता है, हमारी एक जो भी इवन नंबर की सीरीज होगी उसमें हमारा गैप कितना होगा 2 का होगा, तो गैप ऑफ 2 विल बी देयर इन इवन नंबर सीरीज। तो देखो अब हम इसमें तो हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि -4 हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 4 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि 4 हमारा इवन नंबर है, तो -4 भी हमारा इवन नंबर होगा। तो अब इसमें 2 की सीरीज चलेगी, तो -2, अब 0 2 1, ये हमारी सीरीज चल रही है, तो ये हमारी इवन नंबर सीरीज है। तो इसमें देखो 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 0 इवन नंबर है। अब यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे भी 2 की सीरीज चलेगी, तो -3 हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो -1, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1, फिर 3, इसमें तो 0 नहीं आया, ये हमारी एक इवन नंबर ऑड नंबर सीरीज थी, इसमें 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा 0 इवन नंबर है। इसको एक और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि 0 हमारा इवन नंबर ही होगा। उसको एक चीज और देख लेते हैं, हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं 2-3 इवन नंबर्स की, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा 0 इवन नंबर ही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इवन ऑड की, कि इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन, इवन नंबर प्लस इवन नंबर ही आएगा। दूसरी क्या होती है ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ये भी हमारा इवन नंबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है इवन नंबर प्लस ऑड नंबर आता है। तो अब हम एक चीज करते हैं, मान लेते हैं कि यकीन नहीं हो रहा ना हमें कि 0 इवन नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 0 इज ऑड नंबर। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अब रखते हैं कि इवन में, तो हमने रखा कि इवन -2 +2, ये हमारा आ गया 0, बट हमने माना था कि 0 तो ऑड नंबर है,
जो कि आ रहा है 0, तो इसका मतलब कि 0 ऑड नंबर नहीं है। ये यहाँ पे इस हमारी प्रॉपर्टी से प्रूव हो रहा है। अब यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 0 ऑड है, तो हमने माना है कि 0 ऑड है, तो एक ऑड नंबर एक 1 रखते हैं। यहाँ पे 1 आया, 1 तो इवन नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं हो रही है 0 पे, अगर हम 0 को ऑड माने तो। यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, इवन नंबर मान लेते हैं हम कुछ कि 2 है, प्लस ऑड नंबर में हम 0 रखेंगे, हमने माना हुआ है, ये हमारी 2 आ रही है, बट 2 ऑड नंबर नहीं होता, 2 तो इवन नंबर होता है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी फेल हो गई यहाँ पे। तो इन सारी बातों से प्रूव हो जाता है कि हमारा जो 0 है वो इवन नंबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और सारा साफ हो गया कि हमने मान लिया है, एक बार 0 को हमने ऑड भी मान के देख लिया, तो जो इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें हमने पुट करके देखा तो वो प्रॉपर्टीज फेल हो रही हैं, जो कि प्रॉपर्टीज फेल नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब 0 हमारा इवन नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब इंटीजर्स पे एक इंटीजर्स की हम नंबर लाइन बना लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -∞। तो अब इसमें अगर हम देखें, वही हमारी जो बेसिक ऑपरेशन थी, मैथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन देखें अब हम, तो -3 कोई भी एक इंटीजर रख लिया हमने, -3, अब इसमें हम एडिशन रख ले, प्लस कर देते हैं 1, तो हमारा आ जाता है -2। ये हमारा आंसर आएगा। -2 भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर था, ये भी हमारा इंटीजर है, तो हमारा एडिशन वैलिड हो गया इंटीजर्स पे। अब इसके बाद और भी कुछ भी रख के देख सकते हैं हम। मान लो हमने रख लिया 2 + 0 भी हमारा इंटीजर है, 0 रख लिया, तो ये भी 2, ये आ गया, आंसर आएगा 2, ये भी हमारा इंटीजर होता है, तो इसका मतलब इंटीजर्स पे एडिशन वैलिड होता है। एडिशन वैलिड हो गया। अब बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, तो जो खुराफाती बच्चा हमसे बार बार पूछ रहा था कि 2 में से 3 घटाएंगे तो अब बताओ आंसर क्या होगा। अब हम उसे आंसर दे सकते हैं कि 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा। -1 आएगा, और -1 हमें पता है कि इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में वैलिड हो गई है। ऐसे ही कोई भी और नंबर रख के देख लेते हैं, जैसे कि -3 और 5, -3 एक हमारा इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो इसको करेंगे तो -8 भी हमारा इंटीजर है। इसका मतलब फाइनली हमारी सब्ट्रैक्शन वैलिड हो गई है आके इंटीजर्स पे। अब मल्टीप्लिकेशन तो हमारी नेचुरल नंबर पे भी वैलिड थी और होल नंबर पे भी वैलिड थी। मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते एक बार हम, कि हमने एक इंटीजर ले लिया 2, मल्टीप्लाई कर दिया उसको -3 से, जो कि एक और इंटीजर है, तो हमारा आ गया एक नंबर आया -6, जो कि खुद से एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर्स पे वैलिड हो रही है। हम वो वैलिड होने का क्या मतलब है, मैं पिछली क्लास से कर रहा हूँ, वैलिड है वैलिड है। वैलिड होने का मतलब ये है कि अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको किसी भी 2 इंटीजर्स पे लगाएं, अप्लाई करें, मल्टीप्लाई अप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी इंटीजर ही आना चाहिए, जो कि अभी तक सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर कर रहे थे तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 - 2 0 हो रहा था, तो इसका मतलब वो वहां पे वैलिड नहीं थी। अब यही चीज इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन में वैलिड हो गई है, एडिशन में भी वैलिड और मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा वैलिड। ऐसे कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लिया हमने 6 × 2, दोनों इंटीजर है, तो आंसर 12 है, 12 भी एक इंटीजर होता है, तो इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन इस पे वैलिड है, एप्लीकेबल है इंटीजर्स पे। अब बात आ जाती है हमारी, ये तीनों तो चलो हो गई हमारी, वैलिड हो गई। फाइनल बात आ जाती है हमारी डिवीजन पे। डिवीजन हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अब ये देखना है हमें, ये चेक करना है कि कोई भी दो इंटीजर्स ले, उनमें डिवीजन हमारा एक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें डिवीजन अप्लाई करें तो जो आंसर आएगा क्या वो भी इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, वो चेक करते हैं अब हम। जैसे कि हमने देखा कि डिवीजन में कोई भी एक इंटीजर ले लिया हमने, 3 ले लिया, अब उसको हमने दूसरे एक इंटीजर से
2 से, 2 भी एक इंटीजर है, उसको डिवाइड कर दिया। तो अब क्या जो इसका आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर हैं, इसमें कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, कोई भी हमारी डेसिमल की वैल्यू नहीं है। तो 3 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई आंसर देने के लिए नहीं है इंटीजर्स का। तो यहीं पे प्रूव हो जाता है कि डिवीजन हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी इंटीजर्स पे। हमें इंटीजर्स से भी आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे पास वो नंबर्स आ जाएं जिसपे चारों हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एप्लीकेबल हों। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा नोट बना के लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। वही चीज जो हम बाकी दो में भी लिखते आए हैं कि इंटीजर्स are close to addition subtraction and multiplication also. With respect to, तो अब बात आ गई हमारी कि भाई एक इंटीजर हमने लिया, उसको दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आई वो हमारी इंटीजर नहीं आई। इसी के कारण हमें इंटीजर से भी आगे बढ़ना पड़ा, एक और नंबर टाइप ऑफ नंबर की हमें खोज करनी पड़ी। उस टाइप ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की जरूरत ही हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा कि अब हम किसी भी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब हम डिवाइड करते हैं, अगर वो दूसरा जो डिनोमिनेटर में इंटीजर है न्यूमरेटर को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, उसका वो कोई नंबर नहीं होता जो हमारे इंटीजर्स के जो सेट है उसमें फिट हो। इसलिए एक अलग आगे हमें बढ़ना पड़ा और रेशनल नंबर निकालना। रेशनल नंबर को डिफाइन हम जानते हैं, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, सबने याद कर रखी थी, याद क्या बल्कि रट रखी होती है सबने, कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक डेफिनेशन है। अब मैं यहीं पे इसको खत्म कर देता कि बता के भाई कि ये डेफिनेशन है, आप याद कर लो, पर उस डेफिनेशन का मतलब नहीं बनता जब तक आपको उस चीज समझना है। अब जैसे मैं लिख दूं कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहीं पे हमारा रेशनल नंबर खत्म हो जाता है। पर हम उसको पूरा आगे एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग, असली मीनिंग आपको समझ आ सके। एक बार मैं रब कर देता हूं। तो रेशनल नंबर की एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक चीज देखते हैं कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल वैल्यू किस किस तरीके की होती है, कैसे कैसे डेसिमल हमारी वैल्यू होती है। तो हम अब बात करते हैं डेसिमल की। अब ये मत सोचना कि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे एकदम डेसिमल पढ़ाने लग गए, नहीं, डेसिमल से ही हम रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन होगा। क्योंकि हम अगर पहले रेशनल नंबर बता देता, मैं p अपॉन q के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, और उसको फिर बाद में बताता कि देखो कि इसको डिवाइड इससे करा तो ये वैल्यू हमारी डेसिमल में आ रही है, तो उसी चीज को हम, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। उसको क्लियर करने के लिए हम पहले डेसिमल समझते हैं, उससे फिर हम रेशनल नंबर डिफाइन करेंगे। तो हमारे डेसिमल किस किस तरीके होते हैं? मान लो डेसिमल कैसे होते हैं, एक डेसिमल वैल्यू ये होती है 0.5 है, एक होती है हमारी 0.3333, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। एक हो गई हमारी 1 2 4 6 3 2 1 8 9 7, ऐसे ऐसे कुछ भी होती जा रही। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक हमारी है 0.5, ठीक है, खत्म हुई। दूसरी हमारी है 0.333, रिपीट हो रही है। इसमें कोई चीज ऐसे रिपीट नहीं हो रही है। तो हम
इस बेसिस पे डेसिमल को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है डेसिमल को हम दो तरीके से वो कर सकते हैं। एक होता है हमारा रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जब हम एक डेसिमल वैल्यू लिखें तो उसका कुछ फिक्स एंड आ जाए तो वो टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि आप हम मेट्रो में सुनते ही हैं दिस मेट्रो विल टर्मिनेट हेयर। टर्मिनेट हेयर का मतलब यहाँ पे मेट्रो खत्म हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे है कि रिपीटिंग वैल्यूज, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वैल्यूज वो डेसिमल वो होते हैं जो रिपीट हो रहे हो, जिनकी डिजिट्स रिपीट हो रही हो और वो टर्मिनेट हो रही हो एक पॉइंट पे जाके। तो और वही चीज इसमें है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में कि भाई रिपीट भी नहीं हो रही है वैल्यूज और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, वो चलती जा रही है चलती जा रही है, कुछ 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 आगे आगे बढ़ती जा रही है। अब इसमें हम बताएंगे ये जो तीन मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में कि कौन सी रिपीटिंग है कौन सी नॉन रिपीटिंग है। तो पहले देखिए, आप बोलोगे कि भाई 0.5 ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये तो रिपीटिंग नहीं है। 0.5 में अगर मान लो मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे आगे, तो कुछ वैल्यू का चेंज होगा नहीं। फिर से मैंने जीरो लिख दी, कुछ चेंज होगा नहीं। ऐसे मैं जीरो करता जाता हूँ तो जीरो हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारी 0.5 भी हमारी रिपीटिंग डेसिमल होगी। अब ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 3333 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब ये हमारा इसमें कोई वैल्यू है 1 2 4 6 3 2 1, ऐसे कोई भी फिक्स वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बार हम साइड में रखते हैं, अब इन्हें देखते हैं। जो हमारी रिपीटिंग डेसिमल थे, टर्मिनेटिंग, तो हमारा जो पहला एग्जांपल था वो था 0.5। अब इसको बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 5/10, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.3 था, 3 बार, बार मतलब रिपीट होता जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/9। इसको डिवाइड करके देख लो, 3 9 0.30 327, फिर 3 27, तो ऐसे 333 ऐसे चलता रहेगा। ये 3 बार इसको भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल हैं उनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में लिखने का क्या मतलब है कि हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स कि हमारे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की भी यही डेफिनेशन होती है ना कि दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे जो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स हुए। तो ये इजी हो गया हमारा डेफिनेशन हमें डिफाइन करना रेशनल नंबर की। अब एक नोट डाल के रेशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। वे क्या होगी वो डेफिनेशन कि रेशनल नंबर those number which
कैन बी written in the form of P by Q where Q is not equals to जीरो। Q अगर जीरो हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा, नॉट वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी हमारी। तो एक बार रब करें इसे। तो ये तो हमारे हो गए थे कि भाई रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो हमारे डेसिमल से, पर हमने स्टार्टिंग में देखा था हमारे पास कुछ डेसिमल्स आ जाते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे वो हमारा जो हमने एग्जांपल देखा था यही था कि 0.1 2 3 4 6 8 9 2 3 1 5 समथिंग समथिंग कुछ भी। तो इसको क्या हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एंड ही नहीं हो रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ना एंड हो रहा है। हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा। तो ये इस टाइप के नंबर या फिर इस टाइप के डेसिमल ये हमारे क्या हो जाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं ये। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने बात करी कि भाई जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेते हैं वो तो हमारे हो गए रेशनल नंबर्स, और जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते वो हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो अब मुझे आप ये लोग एक चीज बात बताओ कि हमारा पाई होता है, जो पाई ये हमारा रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा? बताइए क्या होगा। तो इसमें देखो कि हम क्या, जब भी कैलकुलेशन होती है, कोई भी कैलकुलेशन में जहां पे भी पाई आ जाती है तो पाई को हम लिख देते हैं 22/7। तो आप बोलोगे कि भाई पाई को 22/7 के उसमें लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो साफ साफ रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। बट जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड 22/7 आफ्टर सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज के बाद, जो हमारी जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज है वो कुछ वैल्यूज के बाद रिपीट होने लग जाएंगी। आफ्टर सम वैल्यूज डिजिट्स स्टार्ट रिपीटिंग। जो चीज हम यहां पे कह रहे थे कि 22/7 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया तो ये रेशनल नंबर हो गया, वही चीज यहां पे वैलिड हो रही है कि भाई हम जब यहां पे इसको 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कुछ वैल्यूज के बाद डिजिट्स हमारी रिपीट होने लग जाती है। इसका मतलब पाई तो हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। बट जब हम देखें पाई की जो ओरिजिनल असली वैल्यू देखें ना, जब हम पाई की असली वैल्यू देखते हैं 3.414 कुछ समथिंग समथिंग, तो इतनी मोटी बुक बन जाती है पाई की वैल्यूज की। तो मतलब 1000 तक, 43,000, 63,000 वैल्यूज तक लोग याद रखते हैं पाई की वैल्यू को। जो जितनी ज्यादा डिजिट्स तक पाई की वैल्यू याद रख लेता है उसका अपना एक अलग रिकॉर्ड बन जाता है। तो इसका मतलब पाई की जो असली वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू पाई की होती है, इट नेवर रिपीट्स, इट नेवर रिपीट्स। बट हमने यहां पे देखा था कि 22/7 को हम 22 को 7 से डिवाइड कर रहे थे तो वैल्यू रिपीट होने लगी थी। इसका मतलब पाई की वैल्यू
इक्वल टू नहीं होती 22.7 के, पाई की वैल्यू अप्रोक्स होती है 22/7 के। तो देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था ऊपर, कि हमारा क्वेश्चन था कि ये बताओ कि पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की डेसिमल वैल्यू जो होती है, ओरिजिनल वैल्यू, वो कभी रिपीट नहीं होती, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। Therefore, pi is irrational number. वहीं हमारा 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो हमसे कोई एग्जांपल पूछे कि भाई बताओ कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या होता है, तो हम उसे बोल देंगे पाई, और रेशनल नंबर के एग्जांपल में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं वैसे भी, तो एक 22/7 भी हमारा रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बताओ, कमेंट में लिखो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ो, वहां पे मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको सिंपल वे में, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में, इंटीजर, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, और उसके बाद फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाने की। तो इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं आज, कि अगर कोई हमसे पूछ ले, कि एक क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स। अगर ये क्वेश्चन हमसे कोई पूछ ले, तो मान लो कि कोई भी दो नंबर, मान लो एक हमारा, एक नंबर ए, एक हमारा बी है, इन दोनों के बीच में हमसे वो पूछ ले कि भाई रेशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच में, तो हमें क्या करना होगा, एक सिंपल से फॉर्मूला है रेशनल नंबर निकालने का। तो ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1, इससे हम रेशनल नंबर बता सकते हैं किसी भी दो नंबर का। तो यहाँ पे हमारा मान लो कि एक ए नंबर है, एक है, दो है, हमारे ये दो नंबर हैं, इसके बीच में हमारा अगर रेशनल नंबर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 1 के प्लस में 2 अपॉन में के प्लस में 1। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब हमें के की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, तो हमारा वो फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा इन दोनों के बीच में। फर्स्ट रेशनल नंबर ये आ जाएगा हमारा, के की वैल्यू हमने 1 रखी, तो 1 प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2। हमारा इन दोनों 1 और 2 के बीच में एक हमारा ये रेशनल नंबर आ गया। अगर इसको हम डेसिमल में भी रखना चाहें, तो ये हमारा हो जाता है 1.5, जो कि 1 और 2 के बीच में होता है। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो ऐसे ही तो पहला नंबर यहाँ पे एक जनरल उसमें लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो हम इसमें जनरल, इसमें के की वैल्यू अगर हम 1 रखें, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी अपॉन में 2, के की वैल्यू हमने 1 रख दी। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा कि के की वैल्यू यहां पे हम 2 रखेंगे, तो 2a प्लस में b अपॉन में 3 हो जाएगा। ऐसे कितने भी हम रेशनल नंबर किसी भी दो डिजिट के बीच में हम निकाल सकते हैं। तो ये हुई बात रेशनल नंबर की। तो अगर कोई वही खुराफाती बच्चा फिर से आ जाए जो हमें पिछले नेशनल नंबर के टाइम से दुखी कर रहा है, वही खुराफाती बच्चा आ जाए, वही बोले हमें कि भाई ठीक है रेशनल नंबर तो कोई भी निकाल देगा, मुझे आप इर्रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो वो मुझसे हमसे पूछे कि इर्रेशनल नंबर
बिटवीन नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स के बीच में कोई एक इरेशनल नंबर निकालेंगे, तो उसे कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का भी एक बहुत आसान तरीका होता है कि मान लो हमारे वही दो नंबर ए और बी हैं, तो अब इसका इरेशनल नंबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी, ए इंटू बी ए बी, ये हमारे पर बशर्ते ए इंटू बी हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो उसके लिए मान लो अगर कोई ए और बी है, हमारा ये है कि, तो मान लो अगर हमारे कोई दो नंबर हैं, एक 2 है एक 32 है, तो अब इसमें पूछ लिया किसी ने कि इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम सीधा आंख बंद करके अगर हमने ये कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो इससे क्या होगा? 2 इंटू 32, हमने बता दिया कि भाई इसका इरेशनल नंबर तो ये होगा, इरेशनल नंबर हमारा ये होगा। पर जब हम 2 इंटू 32 करेंगे तो 64 जो कि 8 का स्क्वायर होता है, उससे हमारी वैल्यू आ गई 8। पर 8 तो हमारा इरेशनल नंबर थोड़ी है, 8 तो हमारा रेशनल नंबर है। तो इसीलिए जब हमारा कोई इनका मल्टीप्लीकेशन ए और बी की परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है, तो उसके बाद हम फिर क्या उसमें क्या उस केस में क्या करेंगे? उस केस में कुछ नहीं करेंगे, उस केस में क्यूब रूट ले लेंगे, बस ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इतनी छोटी सी चीज है, अगर मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो उसको हम आगे बढ़ जाएंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये चीज थी हमारी रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद एक दो टॉपिक और रहते हैं, उसके बाद फिर हम पूरा ट्री देखेंगे, नंबर सिस्टम का पूरा ट्री देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे। फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमारे, जैसे नेचुरल नंबर उसमें 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर बन गया, ऐसे ही हमारी चीजें कैसे बढ़ती गई और कैसे एक एक नंबर हमारे डिवाइड होते गए। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।